जान ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से। बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, आसमान फाड़ ले तू शेर की दहाड़ है। ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से। बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, सीखने के प्रतिफल। फुटबॉल भाग 1 समाप्त होने पर छात्र निबंध विधा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विविध प्रकार के खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में खेलों की आवश्यकता को जानते हैं। बच्चों, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे खिलौने पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे लड्डू पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे टीवी देखना पसंद है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मुझे खेलना पसंद है। हाँ बच्चों को तो खेलों में रुचि ज्यादा रहती है। बच्चों, मैं आपके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप जैसे बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं जो हमारे घर के आसपास खेले जाते हैं। बच्चों, स्वास्थ्य को ठीक और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। इसलिए खेल कूदों के द्वारा व्यायाम करना, शरीर को मजबूत बनाना मानव का प्रथम कर्तव्य है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। खेलों से रक्त की शुद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है। खेल कूदों से मनोरंजन भी होता है। हार या जीत को साधारण रूप में लेने से जीवन में आए सभी उतार चढ़ाव समान रूप से देख सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए खेलों की जरूरत है, तभी हमें पढ़ने के विषयों के प्रति संबंध स्थापित होता है। खेलों से मानसिक तथा शारीरिक थकावट दूर होकर पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। खेलों से आत्मनिर्भरता बढ़ती है, इसलिए हम जो भी पढ़े वह आत्मसात हो जाता है। खेलों से छात्रों में मनोविनोद होता है, फिर वे पढ़ने में जी लगा सकते हैं। खेलों के द्वारा छात्रों में अनुशासन तथा सहयोग की भावना बढ़ती है। ये दोनों छात्रों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं। खेलों के द्वारा जीवन में
परिश्रमी बनने का भाव उत्पन्न होता है, जिससे छात्र खूब परिश्रम करके पढ़ाई में जीत पाएंगे। खेल बच्चों के जीवन का अनोखा अंग है। छात्र खेलते कूदते खेलों के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। खेलों से मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है, जो पढ़ाई में सहायक होता है। बच्चों, आप इस वीडियो को देखने के बाद अनुमान लगाया होगा कि आज हम खेल संबंधी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आपने सही अनुमान लगाया है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ खेल से जुड़ी हुई है और वह पाठ है फुटबॉल। बच्चों, आज का हमारा पाठ फुटबॉल निबंध विधा में है। तो चलो चलते हैं, निबंध किसे कहते हैं जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध से तात्पर्य उस रचना से है जिसे अच्छी तरह से बांधा जाता है या जिसमें विचारों अथवा घटनाओं को सही क्रम देकर गूंथ कर लिखा जाता है। निबंध गद्य में लिखा जाता है। उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि के समान यह भी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। बच्चों, अब तक हमने फुटबॉल भाग 1 के अंतर्गत निबंध विधा का जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और हमारे जीवन में खेलों की आवश्यकता को भी जान चुके हैं। फुटबॉल भाग 2 में हम लोग पाठ संबंधी शब्दार्थ को देखेंगे, साथ ही पाठ का वाचन करके सारांश जानने का प्रयत्न करेंगे। सीखने के प्रतिफल। फुटबॉल भाग 2 समाप्त होने पर छात्र पाठ संबंधी शब्दार्थ को जानते हैं और जीवन में खेलों की आवश्यकता को जानते हैं। बच्चों, अब हम फुटबॉल पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ। प्रायः, अक्सर, शौक, रुचि, अकेला, एकाकी या बिना साथी का, कमजोरी, दुर्बलता, हारना, पराजित होना, विपक्षी, विरोधी, जीत, विजयी, सराहना, प्रशंसा, निकलना, बाहर आना या प्रकट होना, खिलौना, खेलने की वस्तु, अनोखा, अद्भुत या अनूठा, ताकत, शक्ति, सच्चाई, यथार्थ या सत्य, जीतना, विजय प्राप्त करना या विजयी होना, नाराजगी, अप्रसन्नता या गुस्सा। बच्चों,
अब मैं आपके लिए पाठ का वाचन करूंगा, ध्यान से सुनिए। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। यूं भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। क्या दिन क्या रात, क्या खेत क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज है, अनोखी चीज है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज है। 2 टीमें खेलती हैं, हजारों लोग देखते हैं। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नजर का खेल है। फुटबॉल पर नजर, साथियों पर नजर, विपक्षियों पर नजर, गोल पर नजर, लाइन पर नजर, समय पर नजर, अपने पर नजर। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। बच्चों, अब तक हमने फुटबॉल भाग 2 के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जान चुके हैं और पाठ का वाचन भी कर चुके हैं। फुटबॉल भाग 3 में पाठ का सारांश समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही पाठ संबंधी क्रियाकलाप भी करेंगे। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद वाक्य की परिभाषा और उसके भेदों से परिचित होते हैं। वाक्य और उसके भेदों की परिभाषा अपने शब्दों में बताते हैं। पाठ में आए वाक्यों को अर्थ के आधार पर उनके भेदों में वर्गीकृत करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य भेद 2 आधार पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला, विधानार्थक वाक्य। दूसरा, आज्ञानार्थक वाक्य। तीसरा, इच्छार्थक वाक्य। चौथा, प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा, संकेतार्थक वाक्य। छठा, संदेहार्थक वाक्य। सातवां, विस्मयार्थक वाक्य और 8वां, निषेधार्थक वाक्य। चलिए इन सभी वाक्य भेदों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य के बारे में हम जानेंगे। इसे जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर अवश्य ध्यान दीजिए। भारत एक प्राचीन देश है, वह भोजन करता है, उसकी कलम टूट गई, रमेश कल हैदराबाद से लौटेगा, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। बच्चों, इन सभी उदाहरणों में कोई विशिष्ट कथन न होकर किसी प्रकार का सामान्य कथन या क्रिया के होने की सूचना हमें मिलती है। ऐसे वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इस तरह विधानार्थक वाक्य की परिभाषा हुई, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती हो या किसी प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। बच्चों, अब अगला वाक्य भेद आज्ञानार्थक वाक्य।
इसे जानने के लिए कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। एक गिलास पानी लाओ। इस वाक्य से किसी आज्ञा का बोध होता है। विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। इस वाक्य से किसी उपदेश का बोध होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इस वाक्य से किसी अनुमति का बोध होता है। कृपया शांति बनाए रखें। इस वाक्य से किसी प्रार्थना का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को आज्ञानार्थक वाक्य कहते हैं। अब हम आज्ञानार्थक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जिस वाक्य से किसी आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञानार्थक वाक्य कहते हैं। अब अगला भेद इच्छार्थक वाक्य के बारे में जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। आपकी यात्रा शुभ हो। आप खेल में स्वर्ण पदक जीतें। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो अब हम इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों, अब हम अगला भेद प्रश्नार्थक वाक्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। आपका नाम क्या है? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा? यह किसकी पुस्तक है? तुम क्यों रो रहे हो? दशरथ कहाँ के राजा थे? तो बच्चों, इन सभी वाक्यों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का प्रश्न किया गया है। ऐसे वाक्यों को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब हम प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एक और वाक्य भेद संकेतार्थक वाक्य। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं, इन पर ध्यान दीजिए। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर थोड़ा तेज चलते तो बस नहीं छूटती। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। अगर आप रहते तो इतनी मुसीबत नहीं आती। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। ऐसे वाक्यों को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान यदि, अगर, तो ऐसे शब्द वाक्य में आने से होती है। अब हम संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य भेद संदेहार्थक वाक्य। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। अब शायद बारिश बंद होगी। दीपक बुझ गया होगा। संभवतः रमेश पाठशाला से घर लौटा होगा। रानी ने परीक्षा की तैयारी की होगी। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों में क्रिया के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान होगा, होंगे, होगी, होंगी, शायद, संभवतः ऐसे शब्दों से की जा सकती है। इस तरह इस वाक्य की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना आदि का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अब अगला वाक्य भेद विस्मयार्थक वाक्य। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। ओह, कितना सुंदर बगीचा है। हे भगवान, सबकी रक्षा कर। अरे, वह किधर गया? सावधान, ट्रक आ रहा है। बल्ले बल्ले, हम जीत गए। छी, नाले से कितनी बदबू आ रही है।
तो बच्चों, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। दिए गए सभी उदाहरणों में किसी न किसी प्रकार का विस्मय प्रकट हो रहा है। ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान विस्मयार्थक चिन्ह द्वारा कर सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अब अगला व अंतिम वाक्य भेद निषेधार्थक वाक्य के बारे में जानेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। मैंने भोजन नहीं किया, बगीचे में फूल तोड़ना मना है, सड़क पर मत खेलो, वह कुछ ना कर सका। बच्चों, इन उदाहरणों में कोई कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ना, नहीं, मत, मना आदि शब्दों से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य से कोई कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने सीखा कि वाक्य भेद दो आधार पर किए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार हैं: विधानार्थक वाक्य, आज्ञानार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और निषेधार्थक वाक्य। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों को अर्थ के आधार पर उनके भेदों में वर्गीकृत कीजिए। धन्यवाद।